हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्रीमिक्स 2024 में आपका स्वागत है। 2024 के लिए तैयारी करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 2023 का यूपीएससी प्रीलिम्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम चैलेंजेस का सामना करें। इसलिए हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन से आपकी रिवीजन के भी काफ़ी एलिमेंट्स आप जानेंगे और किस तरीके से बेसिक्स को इनकॉर्पोरेट करना है अपनी पढ़ाई के अंदर। इन डेप्थ जो ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट अब बन चुकी है उसे भी इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड एपिक is not compulsory for voting in India. This is the first statement. Second statement, since 2019, ECI wired a notification made it mandatory to have EPIC in order to be able to cast vote in the elections. दो स्टेटमेंट्स हैं, आपने इन दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन है ये बताना है। तो आप स्क्रीन पॉज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है कि पहली स्टेटमेंट सही है परंतु दूसरी स्टेटमेंट गलत है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर हम इलेक्शंस की जब बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्शंस एंड वी टॉक अबाउट वोटर आईडी कार्ड्स, देयर इज अ ईपिक इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड दैट इज इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ ये जो ईपिक है इसको 1999 के बाद से ही तैयार वोटर्स के बीच में बांटने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया था। बट टेकिंग दिस वोटर आईडी कार्ड इज नॉट कंपल्सरी टू कास्ट वोट। दैट मीन्स कि आपके पास अगर ये ईपिक नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है तो भी आप वोट दे सकते हैं, और इसके लिए ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अपना राशन कार्ड है, अपना कोई और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, तो उन आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के बेसिस पे भी आप वोटिंग दे सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी रेजिडेंस और डोमिसाइल शो करनी पड़ती है इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। एंड वो आप तब करते हैं जब इलेक्टोरल रोल्स में आपका नाम ऐड किया जाता है। सो इलेक्टोरल रोल्स वो लिस्ट है जो अपडेट की जाती है, जिसमें सारे एलिजिबल वोटर्स का नाम लिखा जाता है। अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल्स में है तो आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि जब इलेक्शंस होते हैं तो आपके पास स्लिप बांटने कोई इंडिविजुअल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं। अगर आप सिर्फ वो स्लिप मात्र भी ले जाते हैं इलेक्शन के दिन तो आपको वोट देने जा सकता है, इन केस यू टेक सम अदर आईडी विद यू। ठीक है, और वो अदर आईडीज की लिस्ट जो है स्टिपुलेट की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। और दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जान के कि एनसीईआरटी की जो किताब है 9th स्टैंडर्ड की, उसमें ये लाइन लिखी है डायरेक्टली। तो कई चीजें जो होती हैं हमारी बेसिक्स में, और हमें उसको कवर करने के लिए बहुत अलग अलग सोर्सेज के पीछे भागते हैं, बट शायद हम बेसिक्स को उस तरीके से कवर ना कर पाए। दूसरा, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि अब ये मैंडेटरी है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सो दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट या सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड। ठीक है, नेचुरल इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी। दिस इज द वन साइड एंड द सेकेंड साइड इज द मीनिंग और सम टर्म एसोसिएटेड विद इट। मतलब सोशल इनइक्वालिटी के आगे लिखा गया है कैन बी रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी के आगे लिखा गया है प्रैक्टिस्ड इन प्री सिविल वॉर यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस के अंदर। और नेचुरल इनइक्वालिटी की बात होती है तो इमर्ज बिटवीन पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स। आपने बताना है कि इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड है। स्क्रीन पॉज करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। दोस्तों, आंसर है ऑल 3 पेयर्स, तीनों पेयर्स करेक्टली मैच्ड है। और बहुत ही सिंपल जो एक्सप्लेनेशन है इसका वो क्लास 11th की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट जो पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट लगते हैं, अगर हम बेसिक्स पढ़ें, एनसीईआरटी कवर करें तो बहुत हद तक वो रिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे पेयर 1, नेचुरल इनइक्वालिटीज वो उन्हें कहते हैं जो लोगों में उनकी डिफरेंट कैपेबिलिटी और टैलेंट की वजह से होती है। टैलेंट हमेशा से माना जाता है कि वो इन्नेट होता है, इन्नेट
यानी कि दैट इज नॉट समथिंग दैट इज मतलब वो कल्टिवेट भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, बट वो इंडिविजुअल का यूनिक टैलेंट होता है और ये यूनिक टैलेंट या कैपेबिलिटीज की वजह से आप में नेचुरली इनइक्वालिटीज आ सकती हैं। दैट इज करेक्ट। सेकेंडली, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी की यहां पे बात की गई थी। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी इनइक्वालिटी प्रैक्टिस की जाती थी सिविल वॉर से पहले यूएस में। ये बिल्कुल सही है। सिविल वॉर से पहले जब यूएस की असेंबली बनी थी और वहां पे वोटिंग राइट्स दिए भी जाते थे, तो वोटिंग राइट्स दिए जाते थे टू द ब्लैक्स, जहां पे ब्लैक्स का वोटिंग जो होता था दैट डिड नॉट यूज टू हैव सेम वैल्यू एज द वोट ऑफ अ वाइट। तो आप क्लियरली ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो भी डेमोक्रेसी प्री सिविल एरा के वॉर एरा से पहले होती थी, उसमें वोटिंग राइट्स प्रॉपरली वाइट ब्लैक्स को नहीं दिए जाते थे। पॉलिटिकल इक्वालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वोटिंग राइट्स, इक्वल वोटिंग राइट्स, ठीक है, वन वोट, वन इंडिविजुअल, वन वैल्यू। पर ये ऐसा नहीं होता था। तीसरी चीज, सोशल इनइक्वालिटी। क्या सोशल इनइक्वालिटीज को, यानी कि जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे जो इनइक्वालिटीज है, अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं सभी को, ठीक है, इफ यू ब्रिंग देम एट अ सर्टेन लेवल वेयर दे कैन कंपीट विद ईच अदर, तो क्या आप सोशल इनइक्वालिटीज रिमूव कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस, बिल्कुल। आप इंश्योर करते हैं कि सभी लोगों को ऐसी एजुकेशन मिले जिससे वो एक सेम लेवल पे आ जाए, ठीक है। And when they have to enter into the job market or into the capital market or into the academic field, they are at the same position or starting point. तो इसी को कहते हैं equal opportunities. इसका एक और next further अगर आप जाते हो तो equal outcomes, ठीक है। और ये इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स भी बहुत इन डेप्थ हम पढ़ते हैं और हमें पढ़ने चाहिए। अब स्पेसिफिकली जब डायनामिक चीज़ें बदल चुकी हैं यूपीएससी के अंदर, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है, तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स हमारे यहाँ नहीं प्रोपगेट किया जाता है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ आउटकम का मतलब है कि वट एवर बी द सर्कमस्टांसेस, द आउटकम विल बी एश्योर्ड, कि आपका ये, आप अफसर बनेंगे, आप मैनेजर लग जाएंगे, ये अश्योरेंस अगर हम दे देते हैं विदाउट टेकिंग टू कंसिडरेशन एनीथिंग बिफोर दैट, दैट इज इक्वालिटी ऑफ आउटकम, है ना। तो वो चीजें भी अब आपको इन डेप्थ पढ़नी चाहिए। तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। तीसरा क्वेश्चन, मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपने बतानी है इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। सो द आंसर माय डियर फ्रेंड्स विल बी सी, दैट इज लिबरल्स आर अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन द इकोनॉमी। Again, I will like to point out that the NCERT is very much clear about what it wants to tell you related to the equality and inequality. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं बार बार रिट्रेट करना चाहूँगा कि बेसिक्स जब तक हमारे क्लियर नहीं होंगे तब तक हम यूपीएससी जिस तरीके से इवॉल्व कर रहा है उसे समझने में नाकामयाब रह सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहे हैं जिसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल डेटा के ऊपर आधारित सवाल है और जिनके लिए तैयारी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं हम उन्हें ज़रूर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इक्वालिटी के बारे में जब ये चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी में, क्लास 11 की एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे बताता है कि मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं। मार्क्सिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसको प्रपोज करते हैं कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स जो हैं वो 19th सेंचुरी जर्मनी के प्रोडक्ट हैं। 19th सेंचुरी के अंदर और अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी एंड द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी के बाद उन्होंने जो लिटरेचर लिखा है उसके अंदर वो सोशलिज्म और मार्क्सिज्म का अपना एक नजरिया देते हैं। उनके हिसाब से जैसे ही किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसे ही लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी आ जाती है, it is almost certain that there will be inequality, and the person who owns that private property or who owns the resources will dominate, will subjugate the person who does not own the resources. और एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर जब वो इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो वो ये पाते हैं कि हमारी मतलब उस वक्त के यूरोप की सोसाइटी के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी के होने की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ती है।
बिकॉज द वन हु इज ओनिंग प्रॉपर्टी विल ऑलवेज वॉन्ट कि उस प्रॉपर्टी से मैं मैक्सिमाइज कर लूं अपना प्रॉफिट, और जो उसके पास काम करता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो फैक्ट्री हो, उसे वो रखना चाहेगा मिनिमम वेजेस के ऊपर और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना चाहेगा। तो ये एक तरीके से डिवीजन बना रहेगा सोसाइटी के अंदर, ऐसा मार्क्स कहते हैं। लिबरल फिलॉसफी यहां तक की बात करते हैं तो लिबरल उसका थोड़ा सा काउंटर देने की कोशिश करता है। वो ये कहता है कि अगर मार्केट्स के अंदर हम सभी लोगों को जितना वो वेल्थ चाहते हैं कमाने के लिए कमाने दें, जितना भी वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज होना चाहते हैं उन्हें करने दें, तो वो बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स लेके आएगा सोसाइटी के लिए। सो दिस इज ऑपोजिट, है ना, ऑपोजिट। क्योंकि अगर हम ये कहें कि हम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर रोक लगाना चाहते हैं तो वो मार्क्सिज्म और सोशलिज्म की तरफ जाएगा। और अगर हम ये कहें कि कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए किसी को किसी भी तरीके की ऑक्यूपेशन बिजनेस कंडक्ट करने की, तो वो लिबरल थ्योरी कहलाएगा। द प्रॉब्लम हियर इज कि लिबरल थ्योरी जरूर ये कहती है कि आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए, that talks about economic freedom, that even talks about the political freedom, that talks about civil freedom or civil liberty. बट लिबरल थ्योरी ये नहीं कहती कि गवर्नमेंट को कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। तो यहां पे आप ये बात देख सकते हो दैट द स्टेट्स मे हैव टू इंटरवीन टू ट्राई टू एंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ठीक है। ऑल्दो स्टेट्स को इंटरवीन करना पड़ेगा, सोशल सेक्टर के अंदर, इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर इंटरवीन करना पड़ सकता है, पर इतने से आप एक जस्ट सोसाइटी या इक्वल सोसाइटी पे नहीं पहुंच पाओगे। लिबरल थ्योरी का मानना है कि इक्वल सोसाइटी तभी बनेगी जब सबको आजादी होगी अपनी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल फ्रीडम की। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। और अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज आई जस्ट डिस्कस कि मार्क्सिस्ट्स का ये मानना है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए पब्लिक कंट्रोल होना चाहिए एसेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। पब्लिक कंट्रोल होना चाहिए एसेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर, सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटी देने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि कुछ बारीकियां हमें समझनी होती है और एनसीईआरटी के अंदर की बारीकियां मैं आपको समझने में आपकी सहायता कराऊंगा। हर एक जो कॉन्सेप्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम लिबर्टी, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा हमें ज्यादा इनग्रेन करना पड़ेगा, और उसी के लिए सिर्फ पॉलिटी नहीं बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी का एक बैच लेके आए हैं हम, जहां पे आपको 2 साल तक की वैलिडिटी में सभी एनसीईआरटीज करवाई जाएंगी, जहां से भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी, बट अब कहोगे कि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी तो एनसीईआरटी में से नहीं होती है, लेकिन अगर आप बेसिक नहीं करते हो, बेसिक लेवल तक नहीं पहुंचते हो, तब आप इस डिबेट के पार्टिसिपेंट भी नहीं हो सकते हो। This debate is only for those people who have studied the basics, who are very clear with the concepts and then they are discussing. लेकिन कुछ students या कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन लोगों में they are talking about the exam was tough, but कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी गलती है ना, स्टूडेंट्स की तरफ से भी गलती है। हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीसैट एग्जाम। तो इसीलिए हम जरूर देखें कि एक फाइन बैलेंस मेंटेन करना चाहिए हमें बातचीत में। यहीं पे आपको बात बताना चाहूंगा कि आप अगर एनसीईआरटी को होलिस्टिकली कवर करते हैं, टारगेटेड शेड्यूल के अंदर कवर करते हैं और उसको एक टूल बनाते हैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी। मेंस के लिए एनसीईआरटी कैसे आपको पॉइंट्स दे सकता है क्लियरली, दैट ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर सेशंस, है ना। मैंने एसए के लिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी में से निकल के आती हैं, कितनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स और कोट्स एनसीईआरटी में से निकल के आते हैं, तो वो सारी चीजें जो है अगर आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिल रही है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। तो इफ यू वांट, अगर आपका इंटरेस्ट है, चाहते हैं, तो जरूर आप कर सकते हैं एनरोल, और एनसीईआरटी 15 कोड का यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इंडियन पॉलिटी के अंदर फेडरलिज्म को बेस्ट डिस्क्राइब करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म? आपको पता है हमारी कंट्री में फेडरल सिस्टम चलता है, बट हमारी कंट्री को फेडरेशन नहीं बुलाया जाता है, हमें यूनियन ऑफ स्टेट्स बुलाया जाता है। नाउ सच अ स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट देने के बाद आप टेम्प्ट हो जाएंगे कि ये आंसर जो है ए होना चाहिए, बट हमें अगेन बेस्ट
पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म चाहिए। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि ऑल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ऑफ कोर्स नहीं है। फिर हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट ऑटोनॉमी और सॉवरेंटी स्टेट के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट सॉवरेंटी तो बिल्कुल भी हमारा कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं कि जो सेंटर है वो सुपीरियर रहेगा और जो स्टेट्स हैं वो उसके इंफीरियर रहेंगे। नाउ द confusion to you will lie between these two options, option number A, option number C. But in this particular question जो context पूछा गया है इंडियन पॉलिटी के बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फेडरलिज्म का, वो डेफिनेटली आता है डिवीजन ऑफ पावर्स से। तो हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ पावर्स चलता है, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, यस, और उनके रिस्पेक्टिव स्फीयर्स ऑफ अथॉरिटी चलते हैं जहां पे वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते। ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दे इंटरफेयर, only in exceptional circumstances they are going to interfere, otherwise their spheres are separate। जो उनके स्फीयर्स बने हुए स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के, वो सेपरेट बने हुए हैं, और ये बात बेस्ट डिस्क्राइब करती है इंडियन फेडरलिज्म को। आखिरी सवाल है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। आखिरी सवाल है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को? और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हम अपने जो क्लासेस होती हैं बहुत डेप्थ में डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो भी बनाऊंगा जो आप सभी लोगों को यूट्यूब पे भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है, फ्यू मिनट सीरीज में। बिकॉज फ्यू मिनट सीरीज में मैं अब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पॉलिटी जरूर कवर करवाना चाहूंगा और लॉज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस दिया जाएगा, ठीक है, बिकॉज द एग्जाम हैज आस्क्ड कि ये डिमांड है उसकी, तो हम उसको केटर करेंगे, साथ ही साथ बेसिक्स को नहीं भूलेंगे। नाउ कमिंग बैक, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेकुलरिज्म, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? ये टर्म बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं रहती है, तो भी यूपीएससी के लिए रेलेवेंट बहुत ज्यादा रहती है, और मेंस के अंदर इसके ऊपर कई बार सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो जीएस पेपर 4 एथिक्स में हो या जीएस 2 के अंदर हो। दोस्तों यहां पे बेस्ट या सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत या प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ। इसको मैं सीधा सीधा आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो अगर मैं इक्वालिटी बिफोर लॉ को देखूं, सो इट इज अ सबसेट ऑफ रूल ऑफ लॉ। सबसेट मतलब रूल ऑफ लॉ के अंदर ये अपने आप सब्ज्यूम हो जाता है, बिकॉज रूल ऑफ लॉ हैज अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स एंड वन ऑफ कंपोनेंट इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये जब आप आर्टिकल 14 पढ़ते हैं तब भी आप इस चीज के बारे में ध्यान देते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट नहीं हो सकती है। फंडामेंटल राइट्स तो एक लिमिटेड सेट ऑफ राइट्स है, ठीक है, एक अधिकार है जो इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं, कुछ हद तक कम्युनिटीज को भी दिए जाते हैं भारत के अंदर, और अगर आप इसे कंटेस्ट करना चाहें, इसकी वायलेशन को कंटेस्ट करना चाहें, तो आप जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं। But this is not the constitutional morality, because constitutional morality has a lot of other constitutional articles and ideologies as well, ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के अंदर एंश्राइन नहीं हो सकते हैं वो। अगेन सेकुलरिज्म इज जस्ट वन particular ideology or one particular basic feature of the constitution that is definitely important, but this is not the most important principle of constitutional morality. Constitutional morality का मतलब ये होता है कि आपने जिस भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है उसके अंदर जो भी आइडियल्स है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी आइडियल्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स है, दे शुड बी रिस्पेक्टेड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट होती है उसकी जिसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। देखिए संविधान खुद या कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। एंटायर बुक इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ रूल ऑफ लॉ। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे सुप्रीम है, कोई भी कानून, कोई भी लॉ जो है वो उसके वो वायलेट नहीं कर सकता है। एंड कोई भी पॉलिटिकल इंडिविजुअल हो, कोई भी पोस्ट हो, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो, वो संविधान से ऊपर नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ का, ठीक है। सो रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट द लॉ इज बीन सेट, बट इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट। इट मीन्स दैट द लॉ इज फेयर एज वेल।
तो अगर मैं बात करूं एवी डाइसी क्या प्रिंसिपल देते हैं रूल ऑफ लॉ की, तो वो कहते हैं कि लॉ सबसे सुप्रीम है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, हमारा लॉ ऑफ द लैंड। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट विद इन द रूल ऑफ लॉ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, मतलब कि जब भी आप लॉज को डिफाइन करोगे, जब भी आप लॉज को अप्लाई करोगे, जब भी जुडिशरी लॉज की एप्लीकेबिलिटी देखेगी, वो लीगल स्पिरिट या लॉज के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देगी, ना कि लॉ जिसने बनाया है उसके ऊपर। ठीक है, तो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जजमेंट्स ऑल्सो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट दिस इज नॉट जस्ट दैट। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का जो एवी डाइसी का प्रिंसिपल है ना, ये एवी डाइसी के टाइम पे भी काफी लोगों ने रिजेक्ट किया था कि ये होलिस्टिक नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं सिर्फ बात करता हूं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की, किसी कानून की बात करता हूं कि कानून सुप्रीम है, लेकिन अगर वो कानून ही खराब है, फेयर नहीं है, जस्ट नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तो उसकी सुप्रीम होने से हम रूल ऑफ लॉ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है, तो ऐसे तो आप कोई भी कानून बना दो और कह दो कि ये सुप्रीम है, इसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, तो दैट मीन्स आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए कानून में। तो अगर इन टर्न आपसे मैं 6th क्वेश्चन पूछूं कि रूल ऑफ लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट सोल क्या है या सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, अभी मैंने आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पूछा था। रूल ऑफ लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है भाई? वो है कि आर्बिट्रेरी लॉ नहीं होना चाहिए, लॉ शुड बी फेयर, रीजनेबल, जस्ट। इसी तरीके की और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम बेसिक से कवर करते जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की और इंडियन पॉलिटी को पढ़ने की इस जर्नी को। ठीक है, क्योंकि सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के अब हम प्रीलिम्स को अप्रोच नहीं कर सकते, उसमें हमें बेसिक्स काफी पढ़ने पड़ेंगे।